निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के लिए तो 140 को हम विभाजित करना शुरू करें तो हम सबसे छोटी संख्या से शुरू करें। कुछ वो सबसे छोटी संख्या जिससे वो 140 विभाजित हो जाए, जिसमें उस छोटी संख्या से जिससे हम इसमें भाग दे सकें। तो 2 से हम देखेंगे यहाँ पे 140 में भाग दिया जा सकता है। 2 से 70, फिर देखेंगे तो 2 से फिर 2 से विभाजित हो रहा है तो 2 से, फिर 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, 35 हुआ। फिर देखेंगे यहाँ पे 2 से 35 विभाजित नहीं हो रहा है। फिर 3 से देखेंगे, 3 से भी विभाजित नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। फिर 5 से देखेंगे, 5 सत्ते 35, तो 5 से विभाजित हुआ तो 5 सत्ते 35, 7 यहाँ लिख दिया गया। इस 7 एकम 7, तो यह हमें प्राप्त हुआ ये अभाज्य गुणनखंडों का ये गुणनफल 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको आप अभाज्य गुणनखंडों के घात के गुणनफल के रूप में भी लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है जिसके घात और उनके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 2 घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। इसी तरह 150 के लिए हम 150 में 2 से भाग दे सकते हैं, 75 आएगा। फिर 3 से दें, 25 हुआ। 5 से दें, 5 हुआ। इस तरह से करते हुए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ पे हम इस अभाज्य गुणनखंडों के ये गुणनफल है, इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के घात के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। क्योंकि 5 2 बार है तो 5 के घाते 2, 2 गुणे 3 गुणे 5 के घाते 2। अगर 5 3 बार होता तो 5 के घाते 3 लिखते हैं। फिर इसी तरह 3825 को हम विभाजित करेंगे तो 3825 यहाँ देखने से ही लग रहा है कि 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, या तो फिर 3 से विभाजित होगा। तो 3 से यहाँ पे विभाजित हो रहा है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, तो 1275 होगा। फिर 3 से ये 1275 विभाजित हो जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। लेकिन 425 3 से विभाजित नहीं होगा तो फिर 4 पे जाएंगे तो क्योंकि यहाँ पे 5 है एक विषम संख्या, तो 4 से तो नहीं हो सकता विभाजित। तो इसके लिए हमको आगे विषम संख्या पे जाना पड़ेगा। तो विषम संख्या 5 है तो 5 से हो सकता है कि 425 विभाजित है। हाँ, 5 से हो सकता है क्योंकि 5 8 40, 5 25, और इसलिए 85 भी 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 1 5, 5 1 35। यहाँ पे 17 है जो कि एक अपने में ही एक अभाज्य संख्या है। इसको हम और किसी संख्या से विभाजित नहीं कर, स्वयं से ही विभाजित होगा तो 17 एकम 17। तो इस तरह से हमें अभाज्य गुणनखंडों का एक गुणनफल प्राप्त हुआ जिसमें कि 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ पे 3 2 बार है तो 3 के घाते 2, 5 2 बार है तो 5 के घाते 2 गुणे 7। तो ये अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। इसी तरह 5005 को हम देखेंगे तो ये ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से विभाजित हुआ, 5 से विभाजित हुआ। 5 1 5, 5 0 0 5। फिर 1001 को हम 5 से विभाजित नहीं कर सकते, ना 6 से। 7 से देखेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 तिरके 21 विभाजित हुआ। फिर 143 को देखेंगे तो 7 से तो ये विभाजित नहीं हो पा रहा है क्योंकि 7 दूनी 14, फिर नहीं हो, और ना कि 8 से विभाजित हो रहा है। 8 एकम 8, 8 एकम 8, फिर 6 3 8 63, तो 8 से 63 विभाजित नहीं हो सकता। तो इसलिए फिर हम 9 से जाएंगे, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। और इस संख्या में लास्ट वाला जो डिजिट है, नंबर है, वो अंक है, वो विषम है। तो इसके लिए हम 10 से विभाजित नहीं हुआ। अब 11 से देखेंगे तो 11 एकम 11, 11 33, फिर 13 आएगा। 13 अपने में एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और जिसके नाते वो खुद से विभाजित होगा तो 13 इनका 13। तो उसके अभाज्य गुणनखंडों का एक गुणनफल हमको प्राप्त हुआ जिसमें 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं कर रही तो इसके नाते इसको घात के रूप में नहीं लिख सकते, गुणनखंडों की घात के रूप में नहीं लिख। घात के रूप में तो जैसे 5 के घाते 1 तो है यहाँ पे घात, क्योंकि 5 के घाते 1 बाइट बार हम उसको समझ गए, एक समझ हमने बना रखी है कि 5 का मतलब 5 के घाते 1। लेकिन जब 2 बार होगा तो 5 के घाते 2 लिखने के लिए हमको शो करना पड़ेगा 5 की पावर 2।
फिर 7429 को हम विभाजित करेंगे। 7429 में देख रहे हैं कि ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, एक बड़ी, फिर बाद में देखने पर 17 से ये जाके विभाजित हुआ। 17 से विभाजित हुआ तो 437, फिर 437 17 से विभाजित नहीं हुआ, फिर 19 से भी जाके विभाजित हुआ तो 23, 17, 19, 23, 7429 का जो अभाज्य गुणनखंडों का जो गुणनफल प्राप्त हुआ, अभाज्य गुणनखंड ये है, 17 है, 19 है, ये सभी अभाज्य ये अभाज्य संख्याएं हैं जो कि अब खुद से विभाजित हुई। 17 गुणे 19 गुणे, इसको भी हम विभाजित नहीं कर सकते, तो 17 गुणे 19 गुणे 23, तो 7429 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इस तरह से व्यक्त किया। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय में हमने उसके अनुप्रयोग में पढ़ा कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको हम जांच करेंगे। तो पहले 26 और 91, पहले क्वेश्चन में 26 और 91 का जैसे कि दिया है एचसीएफ और एलसीएम निकालना, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ और एलसीएम निकालें तो सर्वप्रथम 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 26 को हम विभाजित सबसे छोटी कौन सी संख्या से कर पाते हैं, वह है 2। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 13 से ही विभाजित होगा 1, तो 2 गुणे 13 इसका अभाज्य गुणनखंड है। वहीं 91 की बात करें तो 91 2 से तो विभाजित नहीं होगा, लेकिन 3 से भी नहीं होगा, 7 से होगा। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 13 अभाज्य संख्या 13 है, 13 13 से विभाजित होगा। तो इस तरह से 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे 13। तो सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ 26 और 91 का। जैसे कि हम जानते हैं एचसीएफ इन संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या है, दोनों में जो कॉमन हो, दोनों ही संख्याओं में अब गुणनखंड जो कॉमन है वो है 13। अब उसकी सबसे छोटी घात, दोनों में एक ही घात है तो 13 ही होगा। तो 26 और 91 का एचसीएफ हुआ 13, वहीं एलसीएम 26 और 91 का। तो जब दो संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं तो संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, इसमें जो भी अभाज्य गुणनखंड है उसके सबसे बड़ी घात का गुणनफल यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे 2 का तो एक घात है, 2 2 लेंगे। 13 भी एक ही घात में है तो पहले 7 लेंगे, 2 गुणे 7 और 13। तो इस तरह से 26 और 91 का एलसीएम हुआ 2 गुणे 7 मतलब 14 गुणे 13 बराबर 182। तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही संख्याओं का मतलब एलसीएम दोनों ही संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल मतलब कि 13 और 182 का गुणनफल जो कि इसमें दिया हुआ है एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं क्या है 26 और 91।
तो 13 में 182 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, 13 में 182 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2366। वहीं 26 में 91 का गुणा करेंगे तो भी 2366 ही है। मतलब कि ये दोनों बराबर है, दोनों साइड बराबर है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसका एस मतलब दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये जांच हो गई, प्रूफ हो गया ये इन दोनों संख्याओं से। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न। इस तरफ यहाँ पे 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड किया गया और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 92 2 गुणे 2 गुणे 23। तो एचसीएफ है 510 और 92 का। तो यहाँ पे दोनों ही संख्या अभाज्य गुणनखंडों में, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में हम ये देखेंगे उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड खोलना है। तो प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात के गुणनफल को, तो इसमें देखेंगे अभाज्य गुणनखंड है जो कि उभयनिष्ठ है, वह है 2, वह है 2। इसमें इसको आप इस तरह से पहले लिख, इसको इस वाले संख्या को 2 की घात में लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 पे घाते 2 गुणे 23। यहाँ पे सबसे छोटी घात है इन दोनों ही अभाज्य गुणनखंडों में 2 की 2 पे घाते 1, तो 2 गुणे, और तो यहाँ पे कोई उभयनिष्ठ है नहीं, तो यहाँ पे 2 ही है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। कि 510 और 92 के एलसीएम की बात करें तो यहाँ पर संख्याओं में सम्मत प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो जैसे कि यहाँ पे 2 है, तो दोनों ही गुणनखंडों में देखेंगे तो 2 पे घात 2 सबसे बड़ी घात है, 2 पे घाते 2। फिर 3 देखेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ी घात 3 का इस अभाज्य गुणनखंड की 3 का की सबसे बड़ी घात है 3 पे घाते 1। फिर 5 भी एक बार, 5 के घाते 1, 17 के घाते 1 और 23 के घाते 1। इन दोनों ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद तो अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात के गुणनफल दोनों में सब। तो पहले बात करते हैं 2 की, तो यहाँ पे 2 सबसे बड़ी घात थी 2 पे घाते 2, वहां पे बाद में 3 पे 3 ही है, 3 पे घाते 1, 5 1 ही, 5 पे घाते 1, 5 पे सबसे अधिक घात 1 ही है, 17 पे भी सबसे अधिक घात 1 है, 23 पे भी सबसे अधिक घात 1 है, इसलिए सबका गुणनफल बराबर है 510 और 92 का एलसीएम। तो इनका गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे, तो 510 और 92 का एलसीएम है हुआ आपका 23,460 और एचसीएफ है 2। दोनों ही संख्याओं का एचसीएफ 2, एलसीएम 23,460। तो जैसा कि हमको जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का एचसीएफ गुणे एलसीएम, इसे प्रूव करना है। तो पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल हुआ
का गुणनफल हुआ, दोनों संख्याओं का गुणनफल हुआ 510 गुणे 92, जो कि बराबर है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हुआ 510 गुणे 510 गुणे 92, 46,920, और दोनों ही संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा वह है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर 2 गुणे 23,460 बराबर 46,920। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल और दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम बराबर है, संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे एस संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। इसी तरह से इसमें तीसरे प्रश्न को भी हम 336 और 54 को भी सॉल्व कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई हैं 12, 15, 21 और इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले 12, 15, 21 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3, तो उसको हम अभाज्य गुणनखंड की घात में लिखेंगे 3 गुणे 5, 3 गुणे 7, क्योंकि 2 बार 2 है तो 2 पे घाते 2 इसलिए इस्तेमाल किया गया इसका। और फिर एचसीएफ, जैसे कि एचसीएफ हम जानते हैं कि किसी संख्याओं का एचसीएफ उसके में अभाज्य गुणनखंड के सबसे उभयनिष्ठ प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की छोटी घात होती है। तो तीनों ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को देखेंगे, खंडों को देखेंगे, उसमें से वो अभाज्य गुणनखंड जो कि तीनों में एग्जिस्ट करता हो और उसकी सबसे न्यूनतम घात हो। तो यहाँ पे 3 सब में एग्जिस्ट कर रहा है और 3 की सबसे न्यूनतम घात जो है वो 1 है। 3 पे घाते 1, इसको 3 लिख भी सकते हैं। वैसे हम एक घात को पावर को 100 नहीं करते, लेकिन होता है, जैसे 3 का मतलब है 3 पे घाते 1, 4 का मतलब है 4 पे घाते 1। तो एचसीएफ 12, 15, 21 का हुआ 3, एलसीएम 12, 15, 21। एलसीएम में क्या करते हैं कि उन अभाज्य गुणनखंडों के मैक्सिमम घातों का गुणनफल, अधिकतम घातों का गुणनफल, जो कि एचसीएफ में था अभाज्य प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घातों का गुणनफल। अब एलसीएम में अभाज्य गुणनखंडों के मैक्सिमम घातों का गुणनफल। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये 4 अभाज्य गुणनखंड है इन दोनों संख्याओं में। तो इस सबसे जैसे 2 का सबसे अधिक घात है 2 पे घाते 2, 3 का सबसे मैक्सिमम घात 1 ही है, 5 का भी मैक्सिमम घात 1 है, 7 का भी 1 है, तो 2 पे घाते 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, और ये आया उसको हल करने पर 420। जैसे 17, 23, 29 इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इन संख्याओं का। इन संख्याओं को देखेंगे तो ये संख्याएं अभाज्य, इनका अभाज्य गुणनखंड करने चलेंगे तो देखते हैं कि ये संख्याएं किसी और संख्याओं से विभाजित नहीं हो सकती। ये खुद ही अभाज्य संख्याएं हैं, ये केवल खुद से या फिर 1 से विभाजित होंगी, 1 से इनमें भाग दिया जा सकता है। तो इस तरह से उनका अभाज्य गुणनखंड हमने किया। इसमें 17 और 1 को हमने रखा यहाँ पर। तो अब इस तीनों संख्याओं में सबसे कॉमन नंबर है इसमें 1, तो इसलिए एचसीएफ हुआ 17, 23, 29 का 1, क्योंकि इन तीनों संख्याओं को सबसे अधिकतम किसी से अगर विभाजित किया जाता है किसी संख्या से, वो है 1, इसके अलावा किसी से नहीं। फिर एलसीएम की बात करते हैं इन्हीं संख्याओं की। तो एलसीएम में क्या है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या है, एक 17 है, एक 23 है, एक 29 है, जो कि अभी अभाज्य संख्या है। तो तीनों का गुणा करेंगे तो वही एलसीएम होगा, वो आया है 11,339। फिर
तीसरे प्रश्न में चलेंगे जहाँ पे 8 और 9 25 का हमको अभाज्य गुणनखंड याद करना है, एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड जैसे 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको हम 2 के घात में लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के घात में लिख सकते हैं। 3 पे घाते 2, 5 पे घाते 2, 25, 3 इसका 9 का गुणनखंड किया गया तो 3 पे गुणे 3 गुणे 3। तो अब इसका एचसीएफ, इन संख्याओं का एचसीएफ 8, 9, 25 का एचसीएफ हम तीनों ही संख्याओं के देखें तो इसमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है कोई। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, लेकिन बचा है इसमें 1 गुणे 1। इस तरह से लिख सकते हैं आप ना इसको। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे है, कॉमन उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है यहाँ पे 1। तो 1 को हम यहाँ पर एचसीएफ हुआ इन तीनों संख्याओं का 1, क्योंकि 1 से ही हम इन तीनों संख्याओं में भाग दे सकते हैं। अब एलसीएम 8, 9, 25 का, तो इसमें एलसीएम में अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घात के गुणनफल, तो यहाँ पे 2, इन संख्याओं को देखें तो यहाँ पे 3 अभाज्य गुणनखंड, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। तो अब 2 की जो मैक्सिमम घात है, अधिकतम घात है वो 3 है, 2 पे घाते 3। 3 की अधिकतम घात 2 है तो 3 पे घाते 2। 5 में यहाँ पे अधिकतम घात 2 है तो 5 पे घाते 2। तो 8 गुणे 9 गुणे 25 बराबर 1800। एलसीएम का मतलब होता है कि लोएस्ट कॉमन मीन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब इन तीनों संख्याओं का एलसीएम वह संख्या है जिससे मतलब ये वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे इन तीनों संख्याओं से भाग दिया जा सके। मतलब इन तीनों संख्या वह एलसीएम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जिनमें इन संख्याओं से 8 से और 9 से 25 से, मतलब 8, 9, 25 से अगर 18 में 18 सबसे छोटी संख्या है जिसमें 8, 9, 25 से भाग दिया जा सकता है। 8 से भाग देंगे 1800 में, 9 से भी भाग दिया जा सकता है, 25 से भी भाग दिया जा सकता है। तो 1800 सबसे छोटी संख्या है जिससे हम 8, 9, 25 से हम भाग दे सकते हैं। और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसी अधिकतम संख्या, वो मतलब कि इन तीनों संख्याओं के एचसीएफ वह संख्या है, वह मैक्सिमम नंबर, वह अधिकतम संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन संख्याओं को विभाजित किया जा सकता है, इन संख्याओं में भाग दिया जा सकता है। मतलब 8, 9, 25 में भाग दिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न में इस 306 और 657 ये दो संख्याओं, दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ दिया गया है 9, और दूसरी तरफ इन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का हमें एलसीएम निकालना है। इसे एलसीएम निकालना हो किसी दो संख्याओं को तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन इसका एक आसान तरीका भी है। जैसे हमने कहा कि अंगगणितीय विभाजन प्रमेय या फिर अंगगणित की आधारभूत प्रमेय का हम अनुप्रयोग तमाम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी उसका अनुप्रयोग यह है कि हमको एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल ना करते हुए सीधे सीधे, जैसे कोई दो संख्या है, दो धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए ए और बी, तो ए और बी का एलसीएम या फिर एचसीएफ ए बी का, इन दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणे एलसीएम ए बी का, ए और बी का, ये बराबर होगा ये दोनों धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के। ये एक सूत्र निकल के, फार्मूला निकल के सामने आया, और इसी फार्मूले की मदद से हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि की तुलना में थोड़ा आसान होगा, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए एचसीएफ दिया हुआ है, इसे एचसीएफ
306 और 657 का गुणे एलसीएम 306 और 657 का बराबर दोनों ही धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 गुणे 657। जैसे कि एचसीएफ है 9 गुणे एलसीएम 306 गुणे 657 बराबर 306 गुणे 657। तो एलसीएम बराबर तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नवैया 27, फिर 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9, तो 306 गुणे 73 इनका जो गुणा करेंगे हमें प्राप्त हुआ है। तो एलसीएम 306 और 657 का 22,338 22,338। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पे ये चेक करना है कि n अगर प्राकृतिक संख्या है और 6 पे घाते n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए जो अंक संख्या 0 पर समाप्त होती है, जो अंक 0 पर समाप्त होता है वो 5 से विभाजित होता है। जैसा कि आप जानते हैं जो 5 से विभाजित हो, जो संख्या 0 से समाप्त होती है वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो 5 से विभाजित होने के लिए जब 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 5 का आना जरूरी है, 5 होना जरूरी है। 5 एक अभाज्य संख्या होनी जरूरी है। जैसे कि 6 पे घाते n, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पे घाते n, या फिर 2 पे घाते n गुणे 3 पे घाते n। तो यहां पे तो मुझे कोई संख्या 5 नहीं दिखी। तो अब जैसा कि हमने प्रमेय में ये पढ़ा है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ा है कि इसका कोई अद्वितीय हल नहीं, इसका कोई अद्वितीय नहीं, मतलब ये दूसरा कोई विधि नहीं है इसको लिखने को। किसी संख्या के को अगर अभाज्य गुणनखंड किया गया तो जो संख्या में किया गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखा गया, उसके अलावा और कोई विधि नहीं है। अगर हम क्रम पर विचार नहीं कर रहे कि 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2 पे विचार नहीं कर रहे हैं, तो 2 गुणे 6 को 2 गुणे 3 में ही, अगर 2 और 3 अभाज्य संख्याओं में कोई गुणनखंड में लिखा जा रहा है तो वो 2 गुणे 3 में ही लिखा जा सकेगा, और कोई विधि नहीं लिखने की। यहाँ पे 2 गुणे 3 है तो 5 तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 पे घाते n अंक 0 पर समाप्त हो। 0 पर समाप्त होने का मतलब जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50 ये 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है। तो ऐसा कोई n में ऐसा कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 6 पे घाते n को 0 पर समाप्त करे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जैसे कि 18 मिनट में सोनिया चक्कर लगाती है, 12 मिनट में एक चक्कर रवि लगाते हैं। प्रारंभिक स्थान पर मिलना है, कितने समय पर मिलेंगे, वह समय क्या होगा।
वह समय होगा 18, एक ऐसी संख्या होगी जो कि 18 और 12 से, वह ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो 18 और 12 दोनों से विभाजित हो जाए, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। तो 12 और 18 का LCM निकालेंगे। LCM 18, 12 संख्या का। सबसे पहले 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 18 2 से विभाजित होगा, 2 9 18, 9 3 से विभाजित होगा, 3 3 का 9, 3 एकम 3, और फिर 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, या फिर 2 गुणे 3 पे घाते 2, 12 2 गुणे 2 गुणे 3, या फिर 2 पे घाते 2 गुणे 3। LCM 18 और 12 का। तो LCM का मतलब कि अभाज्य गुणनखंड का मैक्सिमम घात का अधिकतम घात का गुणनफल अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घात के गुणनफल के बराबर होता है इन संख्याओं का LCM। तो इनमें देखेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 है और 3 है। तो 2 की सबसे पहले देखेंगे 2 की अधिकतम घात क्या है, 2 पे घाते 2। 3 की अधिकतम घात क्या है, 3 पे घाते 2। मतलब इनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और जो अभाज्य गुणनखंड जो संख्या है, अभाज्य संख्या है, जैसे अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं में उनको खंडित करेंगे, ब्रेक करेंगे, और जो जो संख्या आएंगी उन संख्याओं का अधिकतम घात लेकर उनका गुणनफल करेंगे, तो हमें LCM प्राप्त होगा उन संख्याओं का। तो यहाँ पे 2 पे घाते 2 मतलब 4, 3 पे घाते 3 मतलब 9, 4 9 36, 2 पे घाते 2 4, 3 पे घाते 2 का मतलब 3 3 का 9 9, तो 4 गुणे 9 36, 36 मिनट में, मतलब LCM 18 और 12 का 36 है, तो 36 मिनट, 36वें मिनट में, 36वें मिनट में वे दोनों मतलब कि सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर होंगे 36वें मिनट में।